हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपने फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने म्यूचुअल इंडक्शन की। देखो, अभी इसके पहले हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था कि हमारे पास एक ही कॉइल होती थी और उस कॉइल में हम क्या करते थे, करंट में हम उसके चेंजेस कराते थे। वो चेंजेस हमारे दो तरीके के हो सकते थे। या तो हम उस करंट को डिक्रीज कराते थे या इंक्रीज कराते थे। और दोनों ही केस में हम कहते थे कि इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से, दैट इज चेंजिंग की वजह से, उस कॉइल में एक इंडक्शन क्रिएट हुआ और वो खुद उसी कॉइल में हुआ। तो दैट इज, हमने कहा भाई, सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। देखो, नाम से ही लग रहा है म्यूचुअल, यानी कि यहाँ पर दो चीज़ों का होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब कितने हमारे पास कितने कॉइल होंगे? अब हमारे पास होंगे दो कॉइल। अब देखो, अगर हमने कहा दो कॉइल है तो अब म्यूचुअल की अगर हम बात करें, यानी कि हम क्या करने वाले हैं अब, देखो, हम अब किसी एक कॉइल में क्या करने वाले हैं, करंट की जो अमाउंट है, यानी कि जो करंट है वो चेंज कराने वाले हैं। और उस कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से हमारा जो दूसरा वाला कॉइल है ना, उसमें एक इंडक्शन, एक ये फिर ये कह सकते हैं, उसमें एक हमारा जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ किसकी वजह से? फर्स्ट वाले कॉइल में हमने करंट में चेंजेस किया, या सेकेंड वाले कॉइल में हमने करंट का चेंजेस किया, कोई भी कह लिया जाए। ठीक है, तो कहने का सीन क्या हुआ कि एक कॉइल में हमने करंट चेंज किया और उसकी वजह से दूसरे कॉइल में क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, है ना। और वो दोनों कॉइल जो है वो पास पास भी हो सकती है। जैसे देखो, ये देखो, बात समझो, कॉइल की लोकेशन ऐसे भी हो सकती है। मतलब मान लो एक ये कॉइल है ना, ये मान लो ये ऐसे कॉइल है। ठीक है, एक ये कॉइल है, तो ये दोनों ऐसे पास पास भी हो सकते हैं, या दोनों ऐसे एक दूसरे के ऐसे को एक्सियल भी हो सकते हैं। को एक्सियल का मतलब समझ रहे हो, ये इस तरीके से समझ रहे हो, आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो इनकी हमने किसी एक कॉइल में हमने क्या किया, करंट फ्लो कराया और उस कॉइल में करंट के फ्लो होने की वजह से दूसरे वाले कॉइल में क्या हो गया, एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो गया। तो दैट इज, हम उसको कहते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये में भी हमारे इस वीडियो का लास्ट लेक्चर हो सकता है, मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, क्या क्या बोल दिए, तो जो भी हो, इस हमारे चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम इसके लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हम इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, थोड़े सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, वो किसी बुक का कुछ भी हो सकता है, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है, ग्रुप को फॉलो कर लो। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। चलो देखो, ना हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम इसको सर डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको हम डिफाइन कर दिया जाए, कैसे इसे हम डिफाइन कर दें। देखो, इसके आपके जो है नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, नोट्स आप इसको देख लेना, लिख लेना। नोट से बहुत सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप वो पढ़ लोगे, आपको समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा। यहाँ पे देखो, समझ लो। तो म्यूचुअल इंडक्शन की हम थोड़ी सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ द फिनोमेना, इट इज़ द फिनोमेना। ठीक है, कैसा फिनोमेना है भाई? देखो, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, कैसे इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ है वो कैसे इंड्यूस्ड हुआ, कैसे क्रिएट हुआ? तो इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ करंट, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना हुआ ना, ठीक है, नेबरिंग कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो गया। ठीक है, हमने पहले वाले कॉइल में करंट फ्लो कराया, चेंज करंट को हमने चेंज किया, तो उसकी वजह से जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ दूसरे वाले में, हमने उसको कह दिया दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसको एक थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, कैसे ये वर्क कैसे करता है। देखो, तो जैसे ये बोल रहा है कि हमारे पास दो कॉइल होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस बात समझना, जिस कॉइल में हम करंट का फ्लो कराएंगे उस कॉइल को हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, और जिस कॉइल में, है ना, उस करंट के चेंजेस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस कॉइल को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। पास में जो, अब ये है ना, अलग अलग बुक में जो है अलग अलग तरीके से फिगर बनाया रहता है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो, मान लो हमने कहा सर हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है,
ये हमारे पास एक क्वाइल है ना, और हमने इसको जो है एक वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू, है ना, वेरिएबल रजिस्टर ना, क्यों, क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर क्या काम करे भाई, इसके हम जो है इसकी जो करंट है वो इजीली चेंज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने जो है एक क्या किया है, हमने एक की लगा दिया है, की समझते हो, मतलब टच कराना है, ऐसे ऐसे दबाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें ऐसे टच करेगा, ठीक है। की हम क्लोज कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि फिलहाल अभी मान लो अभी ये की हमने क्या किया है, क्लोज किया है। अच्छा एक मिनट, अब देखो जो दूसरी क्वाइल है वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रखा है। कुछ क्वाइल को ऐसे बना दिया है, कुछ जो है वहाँ यहाँ पर ऐसे देखो बना दिया है, इस तरीके से ऐसे बना दिया है, ठीक है, इधर ऐसे ले लिया। और जब देखो जब इसमें करंट फ्लो होगी, बात आ रही समझ में, तो इसमें क्या होगी, अब इसमें कि जब जैसी करंट फ्लो होगी तो अब इसमें करंट के फ्लो होने की जैसे कि चारों तरफ क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू, है ना। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं लेते, हम यहाँ पर इस साइड ले लेते हैं, थोड़ा अपने साइड में ले लेते हैं। मतलब हमने कहा कि ठीक है, हम एक दूसरी क्वाइल जो है वो इस तरफ ले लेते हैं, जो कि काफी इसके क्लोज है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे क्या किया गया, इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, है ना। अब देखो क्या हुआ कि जब इस कॉइल को, इसके की को जब क्लोज किया गया, ओके, हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, एक करंट इधर की तरफ फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, बोलो ऐसा होगा ना, एक करंट जो है ऐसे इस डायरेक्शन में जो है फ्लो होगा, ठीक है, सही बात है ना, ऐसे तो जाएगा देखो, इस तरीके से, ठीक है। चलो इस डायरेक्शन में गया हमारा करंट। अब देखो, अब अगर इस कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, अब इस कॉइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक जो है फील्ड लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि चलो देखो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ इस तरीके से जो है क्रिएट हो गई। अरे वास्तव में तो ये चीज़ है ना, ये इस तरीके से हमने कहा, क्या कहा, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट हो गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब मान लो हमने कहा कि अगर हम इसके करंट को मान लो चेंज करना चाहते हैं, मतलब हमने अगर चेंज किया तो इसकी फ्लक्स में भी क्या होंगी, अब इसकी फ्लक्स में क्या होंगी, जैसे देखो जैसे जैसे मान लो हमने अगर हम की को अगर दबाए रखे हैं, तो जैसे जैसे इसकी करंट फ्लो होगी, जैसे जैसे इसकी करंट बढ़ेगी, मैक्सिमम पीक तक जाएगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, इसके फ्लक्स में चेंजेस होगा। और अगर इसके फ्लक्स में चेंजेस होगा, तो फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने की वजह से क्या होगा, इस कॉइल में एक करंट फ्लो करेगी। अब बात समझो, अब इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंजेस ने क्या, मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, लेंज ने ये बताया भाई कि जिसके थ्रू हमारी जो है इस फ्लक्स में मतलब इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ये उसी कॉज का क्या करता है, अपोज करता है। तो ये भी देखा गया है ना, पहले ये तो लेंज बाद में है, बट गैल्वेनोमीटर में ये देखा गया कि जो हमारी करंट है, ठीक है, अगर देखो करंट जो है, करंट अगर हम इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, देखो ऐसे समझो, हमने कहा कि इसमें हम इस वाले कॉइल में हम करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं ना, तो हमने कहा कि ये इस वाले कॉइल में हमारी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो हो रही है। इसको हमने कहा ये हमारी कौन सी करंट है, हमारी सेल की करंट है, ठीक है। तब अब लेंज ने क्या बताया था, ठीक है, लेंज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो इसमें भी एक अब इसमें मतलब एक ईएमएफ की वजह से एक करंट इसमें इंड्यूस्ड होगी, तो उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, अरिवासन में। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर में मतलब कि इस डायरेक्शन में जो है करंट देखो है, यानी कि ऐसे समझना, इस तरीके से, ठीक है, ये आई इधर और ये इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा डिफ्लेक्शन। चलो ये बात समझ में आई। अच्छा अब जिस कॉइल में हमने पहले करंट फ्लो कराते हैं, जिस कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं, उस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या कहते हैं, प्राइमरी, दैट इज ये हमारा प्राइमरी, दैट इज हम इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये हमारी जो कॉइल है ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। एंड जिस कॉइल में हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उस कॉइल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, दैट इज हम लोग इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये तो हो गया। अब मान लो हमने अभी तक जो है की को प्रेस किया हुआ है, तो वैसी बात है करंट फ्लो हो रही है, और उस करंट के फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हमारी एक इंड्यूस्ड करंट, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इंड्यूस्ड करंट जो है क्रिएट हो रही है। अब क्या हो कि अगर जो है हम इस की को ओपन करते हैं, मतलब हम की को ओपन करते हैं ना भाई, सर्किट को ओपन कर दिया जाए, तो अब देखो करंट फ्लो होनी क्या हो जाएगी, स्टॉप होगी। तो देखो बात समझो, अब इसका भी हम एक फिगर छोटा सा बना लेते हैं। मान लो हमने कहा सर सेम वही कंडीशन है ना, हमने कहा कि मेरे पास कॉइल थी, ठीक, और वेरिएबल रेजिस्टेंस था यहाँ पर। अब जो है हमने की को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है, ठीक, की को हमने क्या किया है, ओपन कर दिया है। तो इस केस में अब हमने कहा कि मान लो अगर इसके पास अगर हम कोई एक दूसरी अगर कॉइल अगर रखे हुए होंगे, तो इस पर अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो कैसे हो जाएगी, समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब देखो हमने जब इसमें करंट का फ्लो, हमने जब इसके सर्किट को जब ओपन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगी, जो करंट होगी इस पी वाले कॉइल में, उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, हल्की सी डिक्रीज होगी। अच्छा, अब इसके अमाउंट डिक्रीज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, जो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड था इस वाले पी के साथ, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब अगर डिक्रीज हुआ तो अब उस ये वाला जो मतलब जो डिक्रीजिंग फ्लक्स है वो इसके साथ भी तो अटैच्ड है ना, डिक्रीजिंग फ्लक्स इसके साथ भी अटैच्ड है। तो इस वाले कॉइल में भी क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझना, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब इस वाले कॉइल में क्या होगा, इस वाले कॉइल में क्या होगी, एक करंट मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब वो जो ईएमएफ है वो क्या करेगी, वो इसके डिक्रीज होने का अपोज करेगी, यानी कि हमारा जो करंट होगा ना, ठीक है, वो इसके ये इसके डिक्रीज होने का, इस वाले कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो इस वाले कॉइल के फ्लक्स के डिक्रीज होने का क्या करेगी, अपोज करेगी। मतलब डिक्रीज देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है, बात समझना, डिक्रीज अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। दैट इज अब जो करंट की डायरेक्शन है, मतलब देखो हम ये कहें कि अगर इस केस में हमने कहा कि सर अगर हमारे इस केस में करंट की डायरेक्शन अगर इधर है, ये हमारी कौन सी करंट है, ये हमारी है सेल करंट, ठीक है, करंट की डायरेक्शन है, तो हम भी अभी मतलब ओपन कर दे, ठीक है, तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा ना, मतलब आप समझ रहे हो, ठीक। अब अगर करंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो हमने जो है अब इसके फ्लक्स में क्या है, स्टार्ट हुआ, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इसका फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। अब इसके फ्लक्स में डिक्रीज की वजह से क्या होगा, इसमें एक जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब उस ईएमएफ की वजह से क्या होगी, एक करंट भी इंड्यूस्ड होगी। अब जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके फ्लक्स के डिक्रीज का अपोज करेगी। दैट इज अगर डिक्रीज अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो अपोज वो इस डायरेक्शन में करेगा। यानी कि हम इस केस में ये कहेंगे कि हमारी इसमें जो करंट होगी, है ना, वो इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो सेम उसी डायरेक्शन में होगी जिस वाले मतलब जो हमारे प्राइमरी कॉइल में थी, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। आ रही बात समझ में, है ना। अच्छा, यानी कि अगर हम कह रहे हैं इस डायरेक्शन में, इट मीन्स हम एरो किधर की तरफ लगाएंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ लगाया, इधर की तरफ लगाया, तो देखो डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, बात समझो, डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, इस तरफ मिल जाएगा। समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर डिफ्लेक्शन से। यहाँ से देखो करंट इस डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये इधर जा रहा है, सॉरी ये इधर आ रहा है, तो इसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा, भागो भागो उधर भागो, दैट इज इस तरफ से, तो ये हो जाएगा। अब देखो हमने कहा कि ठीक है, अब हमने फ्लक्स को चेंज किया, हमने हमारा जो फ्लक्स अब डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है, भाई करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फ्लक्स डिक्रीज इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिक्रीज अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये इसको जाने नहीं देगा, ठीक है, ये कहेगा नहीं मत जाओ, ये भी दूर जाने लगेगा, ठीक है, नहीं मत जाओ, तुम दूर जाओगे तो हम भी दूर चले जाएंगे, नहीं जाने देगा। देखो इस तरीके से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सारी की सारी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब जैसे हमने कहा था कि हमारा जो इंडक्शन है, हमने इसके पहले एक सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, फिर हम ये म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, या फिर हमारी जो इंडक्शन मशीन, हाँ नहीं बेसिकली ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे अपने आने वाले चैप्टर में। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे इसी म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। मतलब कि कहने का सीन क्या है कि हमारे उस ट्रांसफार्मर में भी क्या होते हैं, दो कॉइल्स होते हैं,
ठीक है। एक कॉइल में क्या होती है, एक कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं और दूसरे कॉइल में उस करंट के थ्रू क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होता है। इसी बेसिस पे हमारे जो कॉइल्स है ना, हमारे जो ट्रांसफार्मर है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, एक वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, एक डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ बातें और ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो टर्न है वो मे बी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट वाले का ज़्यादा या मे बी सेकेंड वाले का कम, ठीक है, या ना दोनों का, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे देखो, बात समझ लेना, बेसिक इसका यही है। इसी बेसिस पे हमारे ट्रांसफार्मर भी दो तरीके के हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइमरी कॉइल को ज़्यादा रखें, सेकेंडरी कॉइल को कम रखें, तो हमारा वो स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी होगा भी हम देखेंगे। या फिर समझ लो ना, तो इस तरीके से हम कह देंगे कि हाँ, हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो भी हमारे दो तरीके का होगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब ऐसी बात है, देखो इफेक्ट पड़ेगा अगर अगर हम इसके कॉइलिंग को अगर बढ़ा दें, जैसे हमने कहा था, जैसे हमने वो एक फॉर्मूला देखा था कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न पर क्या करता था, डिपेंड करता था ना। ठीक है, हमारा जो इंडक्शन है वो क्या करता था, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता था। ठीक है, तो अब ऐसी बात है, अगर हम टर्न को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टर्न बढ़ाने के साथ साथ हमारी जो ईएमएफ है, जो हमारी मतलब जो भी हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, हरी बात समझ में। चलो, ये आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया, तो आप वहाँ से नोट से लिख सकते हो, बहुत आसान है, मैंने आपको समझा दिया है क्या है ये एग्जैक्टली। देखो, अब यहाँ से हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। हम इसको इंडक्शन भी कह सकते हैं, और हम इसको जो है इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इंडक्टेंस। ठीक है, तो आप या तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहो या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहो, बात एक ही है। अब जैसे वहाँ पे हमने जो है सेल्फ हमने इंडक्शन की हमने कोफिशिएंट देखी थी, इसको हमने कहा था एल। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा अब ये म्यूचुअल इंडक्शन है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का भी एक कोफिशिएंट आएगा जिसको हम कहेंगे क्या, एम। क्या कहेंगे, कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। चलो, तो देखो क्या हुआ, ये देखा गया कि हमने कहा कि ठीक है, अगर हम सिर्फ प्राइमरी कॉइल में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, तो उस प्राइमरी कॉइल में करंट के फ्लो होने की वजह से सेकेंड वाले हमारे जो सेकेंडरी कॉइल में क्या हुआ, फ्लक्स में चेंजेस हुआ, है ना। तो हम ये कह सकते हैं क्या, देखो हम ये यहाँ से साफ साफ हम यहाँ से एक बात ये समझ सकते हैं अपने पिछले वाले टॉपिक से, मतलब इसी वाले वीडियोज़ में हमने कहा कि लेट कर लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट, ये देखा गया, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट magnetic flux linked with any coil। अब मान लो जैसे हमने कहा कि हम उस वाले केस में मैग्नेटिक फ्लक्स, हमारा जो कौन सा कॉयल मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक था, सेकेंडरी कॉयल, तो हमने मान लो कह दिया भाई सेकेंडरी कॉयल। ठीक है, सेकेंडरी कॉयल लिंक था, ओके। तो अब देखो, ये जो सेकेंडरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किस पर डिपेंड कर रहा था भाई, प्राइमरी कॉइल में हमने कितनी करंट फ्लो कराई है, यही तो डिपेंड कर रहा था कि हमने प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट फ्लो कराई। जैसे करंट जैसे हमारी करंट फ्लो होती जाएगी, वैसे हमारा उसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल। समझना, हमने कहा कि सेकेंडरी कॉइल में हम हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रही है ना, वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, तो करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्या, कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब अगर आप एक सुटेबल फॉर्म में देखो ना, तो यहाँ पे हम सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो हम कहेंगे फाई टू, और आई हम कौन से कॉइल में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं फर्स्ट वाले कॉइल में। तो मान लो फर्स्ट वाले कॉइल में आई वन अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो हम यहाँ पे आई के जगह क्या लेंगे, आई वन लेंगे। ध्यान रखना इस बात को भी, हम इसका चीज हम अभी जो इसका यूज है वो लास्ट में करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं, तो क्या आएगा, हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लगाएंगे, कहेंगे क्या, एम इंटू आई। तो फाई इज इक्वल टू हमें एक फॉर्मूला मिला क्या, एम इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पर एम को हम बता देंगे भाई, एम हमारी क्या है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है।
और इसको हम क्या कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सिमिलरली जैसे हमने पिछले वाले में सेम वही काम है ना, जैसे मान लो हमने पिछले वाले में डिफाइन किया था सेल्फ इंडक्टेंस को, वैसे ही हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो क्या हो कि अगर हम I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें, है ना, देन हमें फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m मिलेगा। तो यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन बनी, किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। क्या डेफिनेशन बनी, देखो, तो हम ये कह सकते हैं भाई क्या है कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना, वो किसके इक्वल होगा, वो चेंज इन मैग्नेटिक जो है हमारा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा कब, कंडीशन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि व्हेन हम जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट जब फ्लो कराएंगे, देन उस केस में हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। तो इस बात को लिख लिया जाए, क्या हो जाएगा, सो हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस लिख लो या इंडक्टेंस लिखो, इंडक्शन लिखो या इंडक्टेंस लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम क्या लिख लें, चलो हम लिख लेते हैं इंडक्टेंस लिख लेते हैं। ओके, हमारी आदत है इंडक्टेंस की। तो हमने कहा सो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, ठीक है, टू कॉइल is numerically equal to amount of magnetic flux, linked with किसे, जो भी हमारा, मान लो जैसे हमने कहा लिंक्ड विथ 1 कॉइल व्हेन यूनिट करंट, यूनिट मीन्स 1 एम्पियर की करंट, ठीक है, व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बता सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा हमारी जो है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुई है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी कितनी, तो एज वी नो ईएमएफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं, दैट इज हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, माइनस का डी फाई डी टी। चलो, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, फाई की वैल्यू रखने वाले हैं, तो देखो क्या मिलेगा, माइनस का डी डी टी ऑफ फाई की वैल्यू देखो क्या रख दी जाए, फाई की वैल्यू देखो हमने क्या भी बताई है, एम इंटू आई, तो फाई की वैल्यू क्या रख देते हैं, एम इंटू आई, यहाँ से एम को बाहर ले लो, तो ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एम और डी आई बाई डी टी। अब देखो ये आपका जो डी आई बाई डी टी है वो क्या है, वो आपका चेंज इन करंट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक और हमारी डेफिनेशन मिल गई, आगे बात समझ में, यहाँ से आपको एक और डेफिनेशन मिली, कौन सी डेफिनेशन, इफ डी आई डी टी इज इक्वल टू 1, क्या ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए, ठीक है, 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लिया जाए, तो उस केस में हमें जो ईएमएफ मिलेगा, दैट इज ई इज इक्वल टू मिलेगा, वो क्या मिलेगा, माइनस एम मिलेगा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एम इज इक्वल टू माइनस का ईएमएफ, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक और डेफिनेशन मिल गया, क्या मिला, देखो यहाँ से इसे ऐसे डिफाइन कर लें हम, क्या हमने ये कहा कि हमारी इस केस में हमारी जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसके इक्वल हो गई, वो इक्वल हो गई ईएमएफ के, है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ से, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, कितने कॉइल भाई, टू कॉइल की बात हो रही है ना, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू, किसके इक्वल है देखो,
इज इक्वल टू ईएमएफ, है ना, इज इक्वल टू ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल, मतलब कि सेकेंडरी कॉइल, है ना, वन कॉइल व्हेन, कब भाई, कंडीशन क्या है, ये कब होगा इक्वल इसके, तो व्हेन क्या कह दिया जाए, रेट, देखो ये हमारी क्या है, डी आई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना, तो व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 unity through primary coil। आगे बात सुनो, तो ये जो है हमने इस तरीके से जो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बता दिया, है ना, तो इतने सारे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अच्छा देखो, अगर आप पहले वाले भी आपने वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम इसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करते थे, तो आप यूनिट भी बता सकते हो क्या, चलो बताओ यूनिट, देखिए कितने बजे याद है या भूल गए, अभी कल ही तो पढ़ा था, आज ही पढ़ा था शायद, कल पढ़ा था, हाँ, तो m इज इक्वल टू, देखो मतलब हमारी इस m की यूनिट क्या हो जाएगी, तो हमने कहा देखो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि m इज इक्वल टू, हमने कहा माइनस का ईएमएफ अपॉन डी आई डी टी, बोलो यही तो बोलेंगे। अच्छा इसकी भी मेरे ख्याल से वही हो जाएगी भाई, वोल्ट है और अपॉन एम्पियर पर सेकेंड है कि नहीं, एम्पियर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो हम कहेंगे क्या, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्या, 1 हेनरी, 1 हेनरी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से, यानी कि जो इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, हेनरी, और कोफिशिएंट उसकी सेल्फ इंडक्शन की, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमारा यूनिट था वो भी क्या था, हेनरी, यानी कि दोनों की भाई इंडक्टेंस ही तो है, दोनों के लास्ट में यहाँ क्या रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब दैट इज सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, तो दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, है ना। या फिर अगर आप ये वाले फॉर्मूले से अगर देखो, m इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई कर लो, तो फाइव की वैल्यू हम क्या कहते हैं, वेबर पर एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर होगा, है ना। तो ये आपको सभी तीन जो है फॉर्मूले याद रखने हैं, इस फॉर्म में तीनों फॉर्म आपके याद रखने हैं, ओके। देखो जनाब, बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड की, ठीक है, सेम वैसा ही है जैसे हम अपने सेल्फ इंडक्शन का हमने जो है फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम उसी बेसिस पे, और उसके बेसिस पे हम लोग फिर लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, हमने कहा कि सर मान लेते हैं मेरे पास ये एक इंडक्शन कॉइल है, ठीक है, ऐसा जैसे आपने कभी वो देखा मैजिक, जैसे कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट भी होता होगा कि एक कॉइल वाला, एक कॉइल ढेर सारी बंधी रहती है, उसमें एक बल्ब बंधा रहता है, आप उसको दूसरे कॉइल के पास ले जाते हो, तो देखते हो उस बल्ब में क्या हो जाता है, उस मतलब उस वाले जिस जो कॉइल रखा हुआ है ना, उस कॉइल में कोई बैटरी वैटरी नहीं लगी रहती, ठीक है, और जिस कॉइल को आप नज़दीक ले जाते हो उसके पास ना उसमें बैटरी लगी रहती है, और उस वक्त ये बल्ब जो है वो जल जाता है, ऐसा देखियो, ये उसी पे वर्क करता है, समझ रहे हो। चलो, और हमने कहा कि हमने जो है इसमें एक दूसरा कॉइल कुछ ऐसे रख दिया है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करके, ठीक है, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा समझना है, फिगर कोई इंपॉर्टेंट बात चीज़ नहीं। देखो अब यहाँ से मे भी हो सकती कि इस कॉइल की जो रेडियस है हम जो है अभी सेम लेकर के चलेंगे, हम ये मान करके चलेंगे, बट क्वेश्चन में अगर बोलेगा रेडियस अलग अलग है तो रेडियस अलग 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 रख देंगे, ठीक है ना, उसके कोई टेंशन नहीं है। तो देखो हमने माना कि भाई हमारे पास कोई एक प्राइमरी जो है कॉइल है, दैट इज ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, और ये हमारी मान लो सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब इस प्राइमरी कॉइल की लेंथ और सेकेंडरी कॉइल की दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न अलग अलग हो सकते हैं, बात समझना, हम मान करके ये चल रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न है दैट इज ये प्राइमरी, दैट इज फर्स्ट कॉइल है, तो हम इसकी N1 मान करके चल रहे हैं, N1 दैट इज कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना, N1 मान करके चल रहे हैं, और सेकेंडरी वाले कॉइल की हम जो है N2 मान करके चल रहे हैं। तो ये बातें थोड़ी सी लिख ली जाए। देखो हमने कहा कि लेट शॉर्टर कॉइल, है ना, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से बना लेते हैं सेंटेंस। देखो हमने कहा कि हम ये लेट करें कि प्राइमरी कॉइल, मतलब इसमें करंट फ्लो कराया गया होगा, ठीक है, प्राइमरी कॉइल कंटेन n टर्न्स, टोटल उसके पास कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, एंड लेंथ l, ठीक है। अच्छा, एंड उसकी जो
क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम मान लेते हैं ए, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, ए मान लेते हैं। सिमिलरली हमने कहा कि हमारी जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल दैट इज हम इसको कहते हैं क्या, एस कह रहे हैं, है ना। सेकेंडरी कॉइल हमारी एस जो है उसके पास कितने टर्न है, N2 टर्न है। तो हैविंग क्या कह दिया जाए, हैविंग N2 टर्न्स, ओके। टोटल उसके पास N2 टर्न्स हैं। अब देखो, तो अब हमें जैसे पता है कि हमने जो है पिछले वाले में हमने भी एक फॉर्मूला देखा था, हमने कहा था क्या कि अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बात करें कि इस प्राइमरी वाले कॉइल के, है ना, किसी भी पॉइंट पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे वो कैसे निकालते थे, वो निकालते थे B इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L। दोनों की लेंथ सेम ही है तो हम L ही ले लेते हैं, ठीक है। म्यू नॉट हमारे यहाँ पे क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, याद आया, हम ये कहते थे ना म्यू नॉट अपन जब हम 4 पाई, अब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसलिए आपको फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। 10 टू द पावर 7 लेते थे, ठीक है। तो यही वाली वैल्यू भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो म्यू ये वही हमारी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और N1 दैट इज, अभी हम ये बात कर रहे हैं किसकी, हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देख रहे हैं, तो प्राइमरी वाले कॉइल की किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। अब देखो, फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या, सिंस फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, हम फॉर्मूला जानते हैं भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स जानते हैं। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसका होगा, सोचो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसका होगा, सेकेंडरी वाले कॉइल का ना, सेकेंडरी वाले कॉइल का होगा ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज φ2 ले लिया जाए, तो φ2 इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, बी ए कह सकते हैं। बात समझ ना, ये φ2 बेसिकली हम जानते हैं फाई, लेकिन हमने कहा चेंज करना, तो हमने कहा सर φ2। तो अब देखो, इस तरह से हम बी की वैल्यू रख देते, तो बी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू ए। अब ए आपको पता है कि हमारी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल और से एज वेल एज प्राइमरी कॉइल, है ना। वो बाद में अगर बोलता है कि रेडियस तो हम ऐसा फिर बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हमने कहा सर φ2 की हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब देखो, अभी हमने जो है थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें अपने म्यूचुअल इंडक्शन वाले फॉर्मूले की बात करें, एंड हम जानते हैं कि हमारा जो M होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारे पास होता है फाई, जैसे वो वाला फॉर्मूला देख लो, जैसे हमने कहा ना, हमारे पास जो फाई इज इक्वल टू क्या मिला, फाई इज इक्वल टू मिला हमें M इंटू आई, तो यहाँ से M इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फाई अपॉन आई। अब बात समझना, तो अगर हम M इज इक्वल टू फाई अपॉन आई अगर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, म्यूचुअल, ये हमारा M क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल, दोनों कॉइल का लेकर के म्यूचुअल इंडक्शन है ना। अच्छा, ये फाई तो भाई फ्लक्स किस में चेंज आया था, φ2 वाले में, मतलब सेकेंडरी कॉइल में, तो हम फाई की जगह क्या लेंगे, φ2 लेंगे। अच्छा, इस φ2 ये जो फ्लक्स हमारा जो चेंज हुआ था वो किसकी वजह से चेंज हुआ था, तो जो हम प्राइमरी कॉइल में जो हम करंट फ्लो करा रहे थे ये उसकी वजह से चेंज हुआ था। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे I1। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो, मतलब हमने कहा कि अगर जो हमारी करंट अगर इंड्यूस्ड हुई सेकेंडरी वाले कॉइल में, तो वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्निंग पर। तो हमने मान लिया कि टोटल जो नंबर ऑफ टर्निंग है सेकेंडरी कॉइल में वो कितने, N2 है। बात यहाँ समझना, ये कैसे आ रहा है, हम यहाँ पे मान सकते हैं ना भाई, नंबर ऑफ टर्निंग, अगर हम टोटल म्यूचुअल अगर इंडक्शन देखें, टोटल म्यूचुअल इंडक्शन देखें, तो डिपेंड करेगा ना कि सेकेंडरी कॉइल में कितने जो हैं नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दैट इज N2। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो, हम क्या करने वाले हैं, इस M की वैल्यू, देखो, इस M इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1 में इस φ2 की वैल्यू रखने वाले हैं। φ2 की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, तो इस वैल्यू उठा करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, सो हमें ये मिलेगा M इज इक्वल टू देखो क्या रखना है, तो N2 अपॉन I1 पहले से है। अब यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, φ2 की वैल्यू रख देते हैं। तो φ2 की वैल्यू देखो है कितनी, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू ए। देखो ये I1 से ये I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास एक फॉर्मूला आएगा क्या, M इज इक्वल टू, म्यू नॉट को पहले लिख लिया जाए, म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए अपॉन L। ये हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा।
ठीक है। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्निंग नहीं देता। ठीक है, कभी कभी बोल देगा कि जो नंबर ऑफ टर्निंग है इतने टर्निंग पर मीटर पर सेंटीमीटर, ऐसे बोल दिया। बात समझना ध्यान से, क्या बोल दिया कि समथिंग कुछ टर्न, जैसे 400 टर्न पर मीटर पर सेंटीमीटर, ऐसे बोल दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होती है ना। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर हम ये कहते हैं इफ़, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आपका एक न्यूमेरिकल मिलेगा इस वाले, हम ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी आपको। इफ़ N1 एंड N2 मान लेते हैं आर द नंबर ऑफ टर्न्स, आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब हमने कहा, ऐसे समझो, मतलब हमने कहा कि 400, ऐसे बोल दिया कि 400 टर्न, 400 टर्न पर मीटर, ऐसे बोल दिया। देन वहां पे हम क्या लेंगे, वहां पे N1 लेंगे। भाई ये टोटल टर्न ही दिया, पर मीटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर में इतने टर्न, दैट इज N1, 1 मीटर में इतने टर्न, दैट इज N2। आ रही बात समझ में? तो कुछ अगर ऐसे दे दिया तो उस केस में देखो, अब अगर हम कह सकते, तब फिर टोटल टर्न कितना हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि N1 इज इक्वल टू N1 अपॉन L। देखो यहाँ से हमने कहा सर N1 को हमने क्या माना है, N1 को हमने माना है टोटल टर्न। तो देख लो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू L। सही बात है, टोटल टर्न कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर में जितना है और जितने मीटर का हमारा कॉइल है उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्निंग मिलेगा ना। तो अगर कहीं भी अगर N1 मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर ऐसे करके दे दिया तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N1 इज इक्वल टू N1 इंटू L। ठीक है, आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला रख करके एक अपना नया फॉर्मूला भी बना सकते हो, या फिर इस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे तो हम इसके बेसिस पे भी हमें कंपेयर भी करेंगे। सिमिलरली N2 कितना हो जाएगा, देखो N2 कितना हो जाएगा, तो N2 हो जाएगा N2 अपॉन L, या फिर ये कह दिया जाए कि N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 इंटू स्मॉल l। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखो वैल्यू अगर यहाँ से अगर हम रख देते हैं, चलो रख दी जाए, म्यू नॉट N1 की जगह कितना रखना है, N1L इंटू N2 की जगह कितना रखना है, N2L इंटू A अपॉन L। तो एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A, है ना। ये आपके म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये बेसिक से आपको दो टर्म आपको याद रखने हैं, मतलब समझ रहे हो। N1 N2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो भाई टोटल टर्न कितने होंगे, दैट इज N इंटू L, टोटल हमारी जितनी लेंथ है और पर यूनिट लेंथ में जितना हमारा टर्निंग है, तभी तो मिलेगा हमें टोटल। आ रही बात समझ, या फिर ये मतलब ऐसे याद रखो, क्लियर है। चलो, तो ये हमारी हो गई कहानी किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड की होगी, और इसके बेसिस पे अभी हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा, देखो यहाँ से एक और छोटा सा टॉपिक एक हम समझते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कि किसी भी इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो हेडिंग लगा लो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, इन एन इंडक्टर। देखो बच्चे, क्या है ये चीज़ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, समझते हैं इस चीज़ को। देखो जैसे मान लो हम इसको जो है अपने म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में लेंगे। हमने कहा कि अगर हम किसी भी इंडक्टेंस में, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले केस में अगर हम लें, तो हम कहा कि अगर उसमें अगर हम करंट को अगर हम चेंजेस करते हैं, तो करंट के चेंजेस की वजह से क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, और उस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस है। ठीक है, हमें इतनी बात पता है। अब हमने कहा कि जो चेंजेस जो करंट हुआ है ना, अब उस चेंजेस ऑफ करंट की वजह से हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, क्या हम उस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कह सकते हैं। देखो बैक ईएमएफ का मतलब क्या है कि अब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ना, ठीक है, अब इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अब ये जो करंट प्रोड्यूस मतलब कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट क्या करेगा। देखो ऐसा नहीं कि ये करंट जो है वो आसानी से इंक्रीज हो रहा होगा। मान लो हम कि करंट में मतलब अपने कॉइल में करंट की जो मतलब अमाउंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा इस वाले मतलब, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेल्फ इंडक्शन की अगर हम बात करें, तो हमारा जो खुद का वाला जो कॉइल होगा उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की अमाउंट बढ़ेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की अमाउंट बढ़ने के साथ साथ जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है करंट बढ़ रहा है, लेकिन वो कैसे बढ़ रहा है। देखो हम कह रहे हैं कि जो ईएमएफ क्रिएट हो रहा है ना, वो ईएमएफ क्या कर रहा है, वो उस करंट के बढ़ने का अपोज कर रहा है। समझ रहे हो,
लेकिन फिर भी करंट क्या हो रही है, जो इंड्यूस्ड करंट है ना, वो भी फिर भी क्या हो रही है, वो फिर भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि उस करंट को क्या करना पड़ रहा है, उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ रहा है ना। और यही वर्क क्या होगी, उस इंड्यूस्ड कॉइल में, यानी कि उस इंडक्शन वाले कॉइल में क्या हो जाएगी, एज ए एक एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर्ड हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो यहाँ से देखो हम एक बात साफ साफ कह सकते हैं क्या, कि हमारे पास जो भी ग्रोइंग करंट है ना, ग्रोइंग करंट has to done work against the back EMF। ठीक है, बैक ईएमएफ के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। अब वो होगा कितना, तो एज वी नो ईएमएफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं कितना होता है, एल डी आई डी टी। हम ये सेल्फ इंडक्शन के केस में ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि बैक ईएमएफ क्रिएट हुआ। अब ईएमएफ का मतलब कि जो करंट हमारी उस क्या करना, मतलब क्या करना पड़ा है, उसके करंट को हमारा इस जो भी हमारी ये जो ग्रोइंग करंट है, इसको क्या करना पड़ा है, इस ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला देखो अप्लाई करें, है ना, दैट इज अगर हम वोल्टेज का इन टर्म्स ऑफ चार्ज के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखें, तो हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला आपको याद है, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर से आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो हम जो है पहले ना, हमें नहीं पता कि जो है कितना उसको वर्क करना पड़ रहा है। हम जो है एक बहुत ही एक मतलब एक छोटे से चार्ज का क्या कर लेते हैं पहले, है ना, सिंपल हम एक चार्ज का क्या कर लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो अगर हम एक छोटे से चार्ज का, दैट इज अगर हम एक चार्ज का अगर वर्क डन निकालेंगे, तो हमें हमें कैसा वर्क डन मिलेगा, हमें स्मॉल वर्क डन मिलेगा। तो हमने कहा कि स्मॉल वर्क, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज, दैट इज, और वो हमारी चार्ज क्या होगी, डी क्यू, बहुत ही छोटी सी चार्ज होगी, है ना, बहुत ही छोटी सी चार्ज होगी डी क्यू। ओके, अगेंस्ट जो भी मतलब हमारा जो भी मतलब हमने क्या कहा कि हमारी जो भी स्मॉल वर्क होगी, है ना, कितनी हम वर्क हमारी रिक्वायर्ड होगी इस चार्ज को मूव कराने में, ठीक है, उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट। मूव अ चार्ज डी क्यू अगेंस्ट दिस ईएमएफ, दिस बैक ईएमएफ लिख सकते हैं, या ये वाली जो हमारी जो ईएमएफ मिली है, समझ लो, इस ईएमएफ के अगेंस्ट, है ना, इसको मूव कराने में हमें कितना स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। अगर हम छोटा चार्ज लिए तो हमें वर्क भी कैसा मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, दैट इज हमें कैसा वर्क मिलेगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, हम ये कहेंगे क्या, ईएमएफ इंटू डी क्यू। बोलो, ये बात कह सकते हैं। अच्छा, अब देखो, अब सिंपली हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से जो है इस ई की क्या करने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले हैं। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल। अच्छा देखो, ये इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझनी है, ये इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, यानी कि वर्क हमें कैसे मिलेगी, मतलब माइनस में, है ना, माइनस में वर्क होगा, अगेंस्ट क्योंकि वर्क हो रहा है। तो L इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू रखनी है। तो L इंटू डी आई डी टी इंटू डी क्यू। अच्छा, क्या करो, ऐसे देखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल, ऐसा करते हैं ना, इस डी क्यू को ले लेते हैं डी आई डी टी के साथ, डी क्यू को ले लेते हैं डी टी के साथ, और डी आई को हम ऐसे बाहर छोड़ देते हैं। तो क्या मिला आपको, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिला, एल। देखो, ये डी क्यू अपॉन जो डी टी है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज आई, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी को हम क्या कह देंगे, आई इंटू डी आई, ठीक है। तो ये आपके डी डब्ल्यू का फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन आपको तो एक छोटा सा वर्क डन तो चाहिए नहीं, आपको ओवरऑल टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल वर्क डन का मतलब क्या है, कि जब तक वो करंट अपने मैक्सिमम पावर पर पहुंच जाए, समझे ना। टोटल वर्क डन करने का मतलब क्या है, कि करंट स्टार्टिंग से स्टार्ट करे और मैक्सिमम पावर तक, मतलब जो भी इसकी मैक्सिमम, जितनी भी उसकी मैक्सिमम करंट है वहां तक पहुंच जाए, दैट इज हम कह रहे हैं टोटल करंट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल करंट, तो हमने आपको बताया कि टोटल करंट के केस हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा,
तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, दैट इज डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया जाए, एल इंटू आई इंटू डी आई। अब बात सुनो, हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम करेंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, आई तक। और आई हमारी यहाँ पे क्या है, आई हमारी मैक्सिमम करंट है। देखो ये वर्क डन कब तक होगा, जब तक कि एक मैक्सिमम वो अपनी जो है वो पीक, अपने करंट की पीक वैल्यू तक ना पहुंच जाए, तब तक ये वर्क डन होगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू, केमिस्ट्री वाले टर्म में, या फिर मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो एल जो है हमारा कांस्टेंट है, एल तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, 0 टू आई और आई डी आई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है आई का इंटीग्रेशन करना है, सही बात है, आई डी आई है, मैंने आपको बताया किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई देखो, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक्स टू द पावर एन, है ना, डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कैसे होता था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो देखो यहाँ पे आई की पावर अभी कुछ नहीं है, तो कितनी कंपेरिजन करो, यहाँ पे एक्स की पावर एन है तो यहाँ पे आई की पावर वन है, यहाँ पे आई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वन है, यहाँ पर एन है, ठीक है। तो एल तो पहले ही निकल जाएगा बाहर। अब देखो आई का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर एन, दैट इज एक्स की पावर एन प्लस वन, तो आई की पावर वन प्लस वन, आई की पावर वन प्लस वन का मतलब क्या, 2 अपॉन, उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा, एन प्लस वन मीन्स 1 प्लस वन दैट इज 2, ठीक है। और लिमिट कहाँ से लगा दिया जाए, 0 से लेकर के आई तक, तो ऑब्वियसली बात है आई ही आ जाएगा। तो एल इंटू, देखो जब लिमिट कैसे लगाते हैं हमने आपको बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई की जगह क्या रख दिया जाए, एक बार अपर लिमिट दैट इज आई, तो आई स्क्वायर ही मिलेगा, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट क्या रख दिया जाए, 0, तो कितना मिल गया। तो फाइनली आपको जो डब्ल्यू इज इक्वल टू वो मिला क्या, क्या मिला, 1 अपॉन 2 एल आई स्क्वायर। ये आपका एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला हो गया। में भी न्यूमेरिकल अगर आएगा या फिर अगर डेरिवेशन आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। चलो ना बात कर लेते हैं अपने हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो अभी हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये कभी ना कभी आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, भले उनकी डेट थोड़ी पहले है, जैसे 2012 2010 के बाद है, बट वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा अगर सॉल्व करना होगा तो हम जो है टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन हम डाल देंगे, है ना, पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अगर आपने टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रुप जो है हमारा राउंड टेबल स्टडी के नाम से है, आप सर्च करोगे आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। राउंड टेबल स्टडी क्लास 12th ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पर आ जाओगे। ओके चलो ना हम बात कर लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। देखो बच्चे ये आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन इंडक्टर ऑफ 5 हेनरी इंडक्टेंस कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, हाउ कैन अ 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बी मेड टू अपीयर इन इंडक्टर। ओके मतलब देखो कह रहा है कि हाउ कैन अ 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बी मेड टू अपीयर इन इंडक्टर। ओके मतलब यहाँ से देखो आपकी ये जैसे क्या बोल रहा है कि इंडक्टर ऑफ 5 हेनरी इंडक्टेंस कैरीज, पहले तो आप इसको अपने क्वेश्चन को पहले सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है, या फिर पीडीएफ में है वहां से जाकर के देख लेना है। देखो कह रहा है कि स्टडी करंट हमारी फ्लो हो रही, स्टडी करंट है, स्टडी करंट मतलब वो करंट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा 2 एम्पियर की है। हाउ कैन अ 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बी मेड टू अपीयर इन इंडक्टर, मतलब कितने टाइम बाद, जैसे वो कह सकते हैं कि वो कितने टाइम बाद वो अपीयर होगी, है ना। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो देखो क्या क्या गिवन है। तो आपके पास जो गिवन चीज़ें हैं वो है 5 हेनरी, दैट इज एल इज इक्वल टू दे दिया है 5H, ओके, कैरीज अ स्टेडी करंट 2 एम्पियर। ओके तो I इज इक्वल टू, देखो अब कह रहा है कि स्टेडी करंट है। अच्छा और हमें देखो जो फॉर्मूला पता होता है, हम जब ये कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि माइनस का एल इंटू डी आई, सॉरी डी आई और डी टी, ये लिखते हैं ना। तो अब देखो इस डी आई का मतलब क्या है, डी आई का मतलब है कि चेंज इन करंट। अब चेंज इन करंट का मतलब क्या होता है कि फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। अब कह रहा है कि हमारी जो करंट है वो स्टडी है ना, मतलब वो एक फ्लो हो रही है, एक मतलब स्टार्टिंग से स्टडी है, मतलब जो वैल्यू पहले थे वैसे पहले, यानी कि उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है 2 एम्पियर है, तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी 0। आ रही बात समझ में, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, फाइनल वैल्यू कितनी होगी तो 0। तो हम डी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम डी आई इज इक्वल टू लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल,
बताओ ये बात क्लियर हुई भाई? देखो कह रहा है कि स्टडी करंट है, स्टडी करंट है मतलब स्टार्टिंग से ही क्या है वो एक कांस्टेंट अमाउंट में चल रही है, तो उसकी फाइनल फाइनल करंट मतलब फाइनल चेंजेस क्या होगी? कुछ नहीं, दैट इज जीरो है। तो अब चेंज इन करंट होता है क्या? डीआई का मतलब क्या होता है? चेंज इन करंट। चेंज इन करंट का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से हम आई न लिख करके क्या लिखेंगे? डी आई लिखेंगे, और कितनी लिखेंगे? 0 - 2 एम्पियर, दैट मीन्स माइनस का 2 एम्पियर। ठीक है, समझ में आई बात? पूछा कि हमसे टाइम पूछ रहा है ना? क्या पूछा हमसे? टाइम पूछ रहा है। ओके, तो कह रहा है कि कितने टाइम बाद ये हमारी जो है अपीयर होगी। तो देखो हमसे पूछ रहा है जो चेंज इन टाइम है ना, दैट इज कितने टाइम बाद, दैट इज हम ये कह सकते हैं चेंज इन टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा। तो डी टी हमसे ये पूछ रहा है। तो एज यू नो हम देखो फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा, और देखो क्या दे दिया है, ये आपको जो है ईएमएफ दे दिया है कितना? 50 वोल्ट है ना, 50 वोल्ट की आपकी ईएमएफ दे दी गई है। तो एज वी नो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? ईएमएफ इज इक्वल टू सेंस क्या होता है? माइनस का एल डी आई डी टी। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डी आई वाला ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। ठीक है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन अभी और ऐसे करने वाले हैं, बट थोड़े से अलग होंगे। देखो बाकी के आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। बाकी का जो भी थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी की जो क्वेश्चन है आप बस अब लगाओ अपने जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, जहाँ भी बुक है वहाँ से लगाओ। और हम जो है टेलीग्राम वाले ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन जो है भेजने वाले हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देखोगे। ठीक है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो, राउंड टेबल स्टडी के नाम से है, सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्लास 12th की। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। कितनी है भाई? 50 है, इज इक्वल टू माइनस एल हमें दिया है 5 इंटू डी आई की वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस का 2 अपॉन हमें ये डी टी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो डी टी इज इक्वल टू भेज देते हैं, इस डी टी को इधर भेज देते हैं, तो डी टी इज इक्वल टू इधर चला गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 10 अपॉन ये 50 आ गया नीचे। 0 से 0 कैंसिल, 1/5 आया, और 1/5 का मतलब 0.2 क्या सेकेंड। देखो इसका मतलब ये 0.2 सेकेंड आया है ना, इसका मतलब है कि जो करंट मतलब उस करंट को अपीयर होने में, ठीक है, 0 से लेकर के 0.2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो फाइनल आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 0.2 सेकेंड। तो हम कहेंगे कि इट टेक्स अप टू 0.2 सेकेंड। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 0.2 सेकेंड तक का ये जो है वो टाइम लेगा। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है, बट इनकी थोड़ी सी डेट जो है ना वो पुरानी है, मे बी ये रिपीट हुए हों, बस ऐसा भी कुछ है नहीं। तो देखो फिलहाल नाउ हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2? कह रहा है कि सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो अच्छे तरीके से, है ना। लिख लिया, चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से गायब भी हो जाता है कभी कभी अचानक से, तो आप लिख लिया करो। देखो कह रहा है कि एन एयर कोड सोलेनाइड। अब ये एयर कोड सोलेनाइड का मतलब क्या है कि सिंपली केवल ऐसे एक जो है कह सकते हैं ना कि मतलब यहाँ पे इनके बीच में जैसे कुछ आयरन की रॉड अभी नहीं रखी गई है, ये कह सकते हैं एयर कोड सोलेनाइड, यही तो हुआ। ठीक है, विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर। चलो जो जो चीज़ें दी गई हैं, अब अपने कॉपी में क्वेश्चन को आपने लिख लिया है। ठीक है, अब जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले उन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो लेंथ दे दी गई है कितनी? तो एल इज इक्वल टू दे दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में से अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर हो जाएगा। नाउ फिर कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया दे दिया। एरिया कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न 500 ओके कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। ओके, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ जो टर्न है, यानी कि ये टोटल अब कोई ऐसे टर्न पर मीटर तो ऐसे दिया नहीं है, बात समझ रहे हो ना, टर्न पर मीटर ऐसे कुछ करके दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा जो ओवरऑल जो एन है वो कितना दे दिया है? 500 टर्न्स। टोटल ये टर्न्स दे दिया, कुछ नंबर ऑफ पर मीटर ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी स्मॉल एन की बात नहीं हो रही है। ओके, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, दैट इज आई इज इक्वल टू कितना दे दिया? 2.5 एम्पियर। थोड़ा ज़्यादा लेजी हो गए हैं क्या?
यार लग रहा है बहुत स्लो बोल रहे हैं। नहीं चलो देखो अच्छा। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ। ओके, करंट जो है क्या होता है, सडनली स्विच ऑफ हो जाता है। अब बात समझो, यहाँ से अब आपका जो है एक ट्विस्ट आ गया। करंट अगर स्विच ऑफ हो गया तो जो फाइनल करंट है वो क्या हो गई, दैट इज जीरो। फाइनल करंट क्या हो गई, जीरो। तो अब आप यहाँ पर आई नहीं लिखोगे, आप लिखोगे डी आई इज इक्वल टू फाइनल दैट इज जीरो माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था, जीरो कितना था भाई, 2.5 एम्पियर। तो फाइनली आपका जो डी आई है वो कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा माइनस का 2.5 एम्पियर। ये आपकी चेंज इन करंट मिली है ना, क्योंकि सडनली स्विच ऑफ हो जा रहा है, दैट इज जीरो हो गया, फाइनल आपकी जीरो हो गई। फिर देखो कह रहा है कि इन टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड दैट इज डी टी दे दिया। कितना टाइम दे दिया, डी टी 10⁻³ सेकेंड। हाउ मच इज एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड। ओके, तो बैक ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ, दैट इज आपसे ई पूछ रहा है। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया जाए, कर लोगे। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है ना। हम अगर इंडक्शन की बात कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं या म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ ध्यान में रख करके चलेंगे। ओके, लगा लोगे, अब तो लगा ही लोगे ना, देख लो ये आपको जो है आपके नोट्स में भी है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दोगे, ठीक है ना। डी टी जो ले रहे हैं, डी आई जो ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो बाकी हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है, हमसे ये ई पूछ रहा है एमएफ, तो एज वी नो हम ई का फॉर्मूला जानते हैं क्या, माइनस का एल और डी आई डी टी। अब सर हमें एल भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल निकालेंगे। तो देखो एल का फॉर्मूला देखो हम लोगों ने पढ़ा है। एल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एल इज इक्वल टू क्या होता था, हाँ देखो क्या होता था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। याद आया सेल्फ इंडक्शन। देखो हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं दो टर्न की बात ही नहीं करा गया है, यहाँ पे कहीं बोल ही नहीं रहा कि यहाँ पे दो कॉयल है ना, सिंगल कॉयल की बात हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब क्या करते हैं कि इस एल की वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर देते हैं। तो फाइनली बैक ईएमएफ आपको कितना मिलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू डी आई डी टी। और हमें सभी की वैल्यू देखो पता है। अब देखो ये बात कह रहा है म्यू नॉट, तो आप एक फॉर्मूला जानते थे क्या, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की आप वैल्यू जानते थे कितनी, 10⁻⁻⁷ ये जानते थे। लेकिन यहाँ पर तो केवल क्या है, म्यू नॉट है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं कि अपॉन 4 पाई करते हैं और इंटू 4 पाई करते हैं। बोलो ऐसा कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁷ और पहले से क्या है 4 पाई है ना। तो फाइनली क्या मिला आपको, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो अब याद रखोगे, यहाँ से हम म्यू नॉट की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये आपको ये चीज़ें बार बार करनी नहीं पड़ेंगी। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन में दे भी दिया गया रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटू एन स्क्वायर। तो देखो एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 500। तो 500 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बाकी का कैलकुलेशन जो है वो आपका काम है। ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डी आई। इस डी आई की भी तो वैल्यू रख देते हैं। डी आई की वैल्यू की देखो कितनी है, -2.5 अपॉन एल। एल की वैल्यू देखो कितनी है, एल की वैल्यू है 0.3। ओके, एल की वैल्यू है ना 0.3 और इंटू डी टी कितना है, डी टी है आपके पास एक मिनट जस्ट वेट। एल की वैल्यू जो है हम यहाँ से कितनी ले लेंगे, सही तो कर रहे हैं ना, हाँ चलो ठीक है, सही। ओके, कंफ्यूजन हो गया था। देखो एल की वैल्यू है 0.3 इंटू डी टी की वैल्यू देखो कितनी है, डी टी की वैल्यू है 10⁻⁻3। ये हो जाएगा, सही है, ठीक है। चलो अब आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे है ना, इस पूरी चीज़ों को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हम आपको आंसर बता दे। बाकी का सॉल्व करने वाला काम आपका है। क्या करोगे, सबसे पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद नीचे वाले से डिवाइड करना। ऐसे मत कि इधर से इधर, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। हाँ अगर कंप्लीटली अगर कटता है, अगर बात सुनो मेरी, कंप्लीटली अगर कट जाता है तो फिर कट कर दो,
नो प्रॉब्लम। तो ये आपको फॉर्मूला, ये आपका जो है आंसर मिलेगा कितना, 6.542 वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पीडीएफ में, वो आप बहुत ही आसान है, आप उसको कर सकते हो। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, पीडीएफ से भी आपने लिख ही लिया होगा। चलो देखो पढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सोलेनॉइड कॉइल 50 टर्न पर सेंटीमीटर। देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना, कह रहा है कि 50 टर्न पर सेंटीमीटर है। ओके, अब यहां से हमारी आगे बात समझने वाली। तो N1 इज इक्वल टू, देखो कितना दे दिया है, 50 टर्न पर सेंटीमीटर। तो सर ये तो सेंटीमीटर में दिया है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो क्या कर दिया जाए, 50 टर्न्स पर मीटर, सॉरी मतलब ऐसे देखो, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर से लिख सकते हैं। अब ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, मीन्स 50 अपॉन 1 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें किसी मीटर में तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1000 मीटर। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा 50, और ये 000 इसके साथ क्या जाएगा, मल्टीप्लाई जाएंगे, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5000, 50 टर्न्स है, दैट इज 50,000। ओके ओके ओके, सेंटीमीटर है, सॉरी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 5000 कितना टर्न पर मीटर। बोलो अब ये सही है। ठीक है, 5000 टर्न पर मीटर। तो आपने N1 पता कर लिया। ओके, स्मॉल N1 है ना, स्मॉल N1, ठीक है ना, क्योंकि पर मीटर हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्मॉल N1 है। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। फिर आगे देखो, अपने क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है कि इट्स लेंथ एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ए दे दिया, क्या दे दिया, ए दे दिया 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 मीटर स्क्वायर। बोलो ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है कि 200 टर्न्स ऑफ अनदर वायर। अब 200 टर्न्स दिया ना कि ऐसा कुछ बोला है कि पर मीटर पर सेंटीमीटर, दैट इज हमारा वो दे दिया N2, कैपिटल N2। आगे बात सुनने, कैपिटल N2। अब देखो कैपिटल N2 को देखो हम कैसे लिखते थे, कैपिटल N2 को हम लिखते थे N2 इंटू एल। बोलो कैपिटल चाहे तो N2 लिखे या N2 इंटू एल लिखे, बात तो एक ही है। इज इक्वल टू कितना दे दिया हमारे पास, कितना टर्न है भाई, 200 टर्न है। चलो 200 टर्न हमने लिख लिया, ये चीज ठीक। अच्छा, फिर देखो क्या कह रहा है, वायर वुंड राउंड द फर्स्ट सोलेनॉइड कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब इस तरीके से, ठीक है, एक ही, दोनों का एक्सिस एक है। ओके, दोनों के जो है सेंटर एक्सिस है वो एक ही है। द टू कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। और कैसे हैं वो इंसुलेटेड, देखो ऐसे ही होता है कि जब कॉइल जब आपस में जब कोएक्सियली जब अटैच करी जाती हैं तो सभी कॉइल्स को क्या कर दिया जाता है, इंसुलेट कर दिया जाता है। ठीक है ना, फ्रॉम ईच अदर कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज मींस हमसे एम पूछ रहा है। सिंपल। तो आप मेरे को ये बताओ, सिंपल, पहले आप मेरे को ये बताओ कि आप एम का फॉर्मूला क्या जानते हो। मैंने आपको जो एक मेन फॉर्मूला बताया एम का, वो क्या आपको याद है, म्यू नॉट N1 N2 A। अब वैसा कुछ है नहीं, बट अगर आप लोग अगर जुड़े हो तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मटेरियल मेरे पास हैं हम उनको आपको दे दें। ठीक है, फिलहाल पढ़ाई करते रहो। और क्या करना है, हाँ ये चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से हो गया फिनिश। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है, हम लोग जो है अब कल से जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या, अल्टरनेटिंग करंट। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।